वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसी के बाप की नहीं है, ये भारत के मुसलमानों की अपनी निजी संपत्ति है और इसका इस्तेमाल इन्हीं पर होगा। जब तक अमानतुल्लाह का विकल्प नहीं मिल जाएगा केजरीवाल को, तब तक अमानतुल्लाह के बगैर केजरीवाल चल नहीं सकते। आंदोलनकारियों को खाना खिलाना अगर भारतीय संविधान में अपराध है तो मैं तो भारत के तमाम वकील से और योर ऑनर कहे जाने वाले जज से भी पूछता हूं कि किस अनुच्छेद में आंदोलनकारियों को खाना खिलाना अपराध माना जाता है, बता दिया जाए देश को। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम, हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर है। बात करते हैं दिल्ली दंगों को लेकर, क्योंकि दिल्ली दंगों में जिस तरह से चार्जशीट में एक से एक नाम मेंशन किए जा रहे हैं, जैसे पहले डीएस बिंद्रा का जिन्होंने लंगर चलाया शाहीन बाग में, और अब एक बड़ा नाम योगेंद्र यादव का, जो आम आदमी पार्टी के पुराने साथियों में से एक है और अरविंद केजरीवाल के पुराने दोस्त हैं। अब ना तो इस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बयान आया, क्योंकि पुराने साथी रहे हैं, हालांकि उनसे अलग हटके एक पार्टी बना ली थी, स्वराज इंडिया, तो उस पर बात करेंगे। साथ ही अमानतुल्लाह खान को दोबारा से दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। पहले वो 21 मार्च 2020 को उन्हें हटा दिया गया था, उसके हटने के क्या कारण थे उस पर भी बात करेंगे, और दोबारा क्यों लाया गया उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में मुझे नहीं लगता कोई और मुस्लिम फेस आम आदमी पार्टी के पास बचा हो। सर, पहला सवाल तो ये दिल्ली दंगों को लेकर, पहले डीएस बिंद्रा जिन्होंने लंगर चलाया, उसके बाद योगेंद्र यादव और तमाम नाम ऐसे। देखिए, बड़ा अहम सवाल है ये, और दिल्ली के लोगों के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लोगों के लिए ये मामला है। खास करके वो लोग जो माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते हैं, या यूं कह लीजिए कि सेकुलरिज्म की बात करते हैं और धर्मनिरपेक्षता के अपने आप को अलंबरदार कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली दंगे का जो दृश्य, जो मंजर पूरे दुनिया के लोगों ने देखा, उसमें कहीं से भी कोई भी व्यक्ति अगर वो अंतरात्मा से बात करेगा, ईमानदारी से सोचेगा और बोलेगा, तो कभी भी किसी एक संप्रदाय को उसका दोषी करार नहीं दे सकता है। ये तो एकदम क्लियर फेस है। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली दंगे में जितने भी नाम आए हैं, वो दंगा भड़काने वाले, दंगा करने वाले, उनकी मदद करने वाले, उनको प्रोवोक करने वाले, ये जो सूचियां आई हैं, इसमें अधिकांश माइनॉरिटी के लोग हैं। और शब्द अधिकांश नहीं, बल्कि ये कहिए 95% माइनॉरिटी के लोगों को डाला गया और सबको गिरफ्तार भी किया गया। तो ये चीजें दुनिया के सामने जानी चाहिए कि दुनिया के इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जो संविधान से संचालित होता है, क्या वहां के शासकों ने संवैधानिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास शुरू कर दिया है? क्या उनकी नीयत, उनकी मंशा संविधान को कमजोर करने की, या यूं कह लें कि समाप्ति की ओर ले जाने का एक प्रयास तो नहीं है? क्यों ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो तमाम विक्टिम्स, वो तमाम माने संदिग्ध जिन्हें दिल्ली दंगे का आरोपी माना गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो जब अदालत जाते हैं तो वहां उनकी सुनवाई नहीं की जा रही, उनको जमानतें नहीं दी जा रही है, उनके पक्ष को सुने बगैर उनके जमानत अर्जी को खारिज किया जा रहा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार की अदालतों पर भी कुछ न कुछ पकड़ और असर है। ये एक पक्ष हो गया। अब आप आ जाइए कि वो लीडर जो ईमानदारी से समस्याओं और मुद्दों पर बात करते हैं, जैसे आपने माननीय योगेंद्र यादव जी की बात की, पूरा भारत जानता है कि योगेंद्र यादव उस व्यक्ति का नाम है जो किसानों की समस्या हो, जवानों की समस्या हो, अल्पसंख्यकों की समस्या हो, चाहे छात्रों की समस्या हो, दुकानदारों की समस्या हो, रेड़ी पटरी वालों की समस्या हो, खोमचे वालों की समस्या हो, रिक्शा वालों की समस्या हो, वास्तविक समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों किसान यात्रा उन्होंने निकाली थी, हल लेकर आए थे दिल्ली के जंतर मंतर पर। जब जुनैद की मॉब लिंचिंग हुई थी, जब पहलू खान की मॉब लिंचिंग हुई थी, तो माननीय योगेंद्र यादव वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया था।
और मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं ये इशारा जा रहा है कि जो लोग भी संवैधानिक बात करेंगे, सामाजिक बात करेंगे, लोकतांत्रिक बात करेंगे, उन पर लगाम लगाया जाएगा। अब इसका दूसरा पहलू आइए कि सीए एनआरसी का विरोध हो रहा, पूरे देश में विरोध। साहब मैं बार बार कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, ये पूरे देश के लोगों को समझना है, खास करके एसटी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों, संकट इन्हीं पर आना है, मनुवादियों पर संकट नहीं आएगा। वर्तमान स्थिति में दूर दूर तक संकट उनके नजदीक नहीं है। तो इन लोगों को यह सोचना है कि समस्याएं आपके समाज में हैं, समस्याएं दलितों के साथ है, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के साथ है, तो आप अपनी समस्याओं को लेकर जब सड़क पर जाएंगे तो क्या आपके साथ भी यही होगा? आज तो मुसलमान कहकर आपने सीएनआरसी के आंदोलनकारियों को आपने बंद किया, और आंदोलनकारियों को ही बंद नहीं किया, उन आंदोलनकारियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मदद करने वालों के साथ भी आपने वही किया, जैसे डीएस बिंद्रा के साथ। डीएस बिंद्रा की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो आंदोलनकारी जो शाहीन बाग में बड़ी तादाद में जमा हुए थे, उनको वो खाना खिला रहे, और कोई उनका काम नहीं था। तो खाना खिलाना आंदोलनकारियों को, देखिए आंदोलनकारी शब्द समझना है, आंदोलनकारियों को खाना खिलाना अगर भारतीय संविधान में अपराध है, तो मैं तो भारत के तमाम वकील से और योर ऑनर कहे जाने वाले जज से भी पूछता हूं कि किस अनुच्छेद में आंदोलनकारियों को खाना खिलाना अपराध माना जाता है, बता दिया जाए देश को। और अगर नहीं है संविधान में और फिर डीएस बिंद्रा पर मुकदमा हो रहा है, तो इसका मतलब है सरकार की नीयत में खोट है, एक बात। दूसरी बात है कि योगेंद्र यादव ने क्या किया, सीएनआरसी के विरोध में जो आंदोलन कर रहे थे लोग, उनको सपोर्ट किया, यानी उन्होंने कहा कि नहीं ये मांग जेन्युइन है और ये कम्युनिटी का मांग नहीं है, ये देश के संविधानवादियों का मांग है, ये लोकतंत्र पर आस्था रखने वालों का मांग है। तो योगेंद्र यादव का मात्र यही गलती हो गई योगेंद्र यादव से कि उन्होंने संविधान की बात कर दी, उन्होंने लोकतंत्र के मजबूती की बात कर दी, उन्होंने समाज के गंगा जमनी तहजीब को बचाने की बात कर दी। बस ये जुर्म उनका था और उनको लपेटा गया। लेकिन उनको, उनके नाम को शामिल करने केवल और केवल केंद्र सरकार दोषी नहीं है। आपको मैं बताऊं, दिल्ली दंगे के, आपने अभी अमानतुल्लाह साहब की बात की, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। दिल्ली दंगे के तार, दिल्ली दंगे का मुख्य अभियुक्त दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्य अभियुक्त अरविंद केजरीवाल की सहमति से और मौन समर्थन से ये सारा सिस्टम तय किया गया था, और केजरीवाल ने अपने विरोधियों को इसी बहाने ठिकाने लगाने का काम भी किया है। उसी की एक कड़ी है योगेंद्र यादव। चूंकि योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और कद्दावर नेता हैं, बल्कि यूं कहिए कि अरविंद केजरीवाल से भी सीनियर लीडर हैं, लेकिन बदकिस्मती से केजरीवाल को इन लोगों ने आगे बढ़ाया। इनकम टैक्स कमिश्नर था, पैसा कुछ ज्यादा दाएं बाएं, जो इनकम टैक्स कमिश्नर अक्सर जो होते हैं वो रिश्वतखोर होते हैं, उनको कहां कहां पैसा ब्लैक मनी है इसका पता होता है। केजरीवाल को भी काले धन का पता था। केजरीवाल ने धन बहुत इकट्ठा किया था उस आंदोलन में, जिसको अन्ना आंदोलन कहते हैं। तो इसलिए केजरीवाल के नाम को मजबूरी में इन लोगों ने आगे बढ़ाया था, कोई योग्यता और एबिलिटी पर नहीं बढ़ाया था। अब सवाल ये पैदा होता है साहब कि योगेंद्र यादव जैसे स्वच्छ छवि, जिस पर कोई दाग नहीं, एकदम स्वच्छ छवि, ऐसे स्वच्छ छवि रखने वाले लीडर को अगर आप कहते हैं कि वो अपराधी है दिल्ली दंगे का और उसका नाम एफआईआर में आप डालते हैं, तो गोया के आपकी नीयत में खोट है। तो ये केजरीवाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के तार यहां भी जुड़े हुए हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और केजरीवाल जी से एकदम सगे भाइयों वाला संबंध अभी चल रहा है। जो बातें अब होती है वो केजरीवाल इसी मोमेंट में अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का भी प्रयास कर रहे हैं, मौके का फायदा उठा रहे हैं, बहती गंगा में अपना हाथ धो रहे हैं। इसीलिए जब दिल्ली दंगे के विक्टिम्स को, वो भुक्तभोगियों को
दिल्ली के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने यह ऐलान किया, मैं इनकी मदद करूंगा, आर्थिक सहायता करूंगा, और किस पैसे से करूंगा? वक्फ बोर्ड के पैसे से, केजरीवाल के बाप के पैसे से नहीं, चोरी के इनकम टैक्स के चंदे से नहीं, कट्टे में भर भर के जो चंदा आता था उस आंदोलन में, उस पैसे से मदद नहीं करना है, और ना आम आदमी पार्टी के फंड से मदद करना है, ना विधायक फंड से करना, बल्कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में से उस पैसे में मदद करना। वक्फ बोर्ड की संपत्ति, केजरीवाल जी आप भी कान खोलकर सुन लो, और 10 रुपए में वो कान साफ करने वाला मिलता है, केजरीवाल जी कान साफ कर लो। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसी के बाप की नहीं है, ये भारत के मुसलमानों की अपनी निजी संपत्ति है, और इसका इस्तेमाल इन्हीं पर होगा। और इसमें जो लूट मचा रही है तुम्हारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, और जो मैंने खुला एक ये बना दिया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति सरकार की है, लूट लो, ये बहुत दिनों तक ड्रामा नहीं चल सकता है। तो इसीलिए अमानतुल्लाह खान साहब को किनारे किया गया था कि यह आदमी तो मैंने दंगा पीड़ितों की मदद कर रहा, यह आदमी तो मस्जिद में तामीरी काम कर रहा, जो आग लगा दिए गए मस्जिदों में, जो मकानों में आग लगा दिए गए, वहां 50,000 रुपया, 17,000 रुपया वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया, जिसकी जैसी स्थिति थी। इसको लेकर केजरीवाल जी ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद से अमानतुल्लाह खान को हटा दिया। लेकिन हम जैसे सरफिरों ने जब विरोध शुरू किया और कई लोगों ने बोलना शुरू किया कि यह सरासर गलत हो रहा है, तो अब केजरीवाल जी को ये लगा होगा कि इनके बगैर काम नहीं चलेगा। और अमानतुल्लाह दिल्ली में 2 अभी नहीं है, दिल्ली में अभी एक ही अमानतुल्लाह। जब तक अमानतुल्लाह का विकल्प नहीं मिल जाएगा केजरीवाल को, तब तक अमानतुल्लाह के बगैर केजरीवाल चल नहीं सकते। उनको ये लगा कि अमानतुल्लाह के बगैर मेरी गाड़ी नहीं चल रही है, तो अब उन्होंने मजबूरी में अमानतुल्लाह खान को फिर से चेयरमैन बनाया है। लेकिन मेरी गुजारिश है अमानतुल्लाह खान साहब से, आप शेर की तरह रहो, निडर होकर रहो, आप ईमानदारी से काम करो, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को वहां खर्च करो जो उसके मुस्तहिक हैं, जिनका उन पर अधिकार है, जिनके लिए वक्त किया गया है, जो दानदाता है, जो वाकिफ हैं, तो उनके जो मकासद है, जो उद्देश्य, दान देने वालों का एक मकसद होता है, तो वो मकसद का इस्तेमाल वही होना चाहिए जिसके लिए किया गया। तो अमानतुल्लाह साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर यह न डरे कि केजरीवाल आपको निकाल देगा। आप याद रख लेना अमानतुल्लाह साहब, केजरीवाल आपको निकाल देगा, दिल्ली की जनता केजरीवाल को निकाल देगी। केजरीवाल कोई जमीन का खुदा नहीं बन सकता। केजरीवाल को उसने कहा कि हम बेटा है दिल्ली के, लेकिन आज ऐसा कपूत हुआ कि दिल्ली का मुसलमान, दिल्ली का दलित केजरीवाल को कोस रहा है और अपने आप को कोस रहा है कि हमने क्यों वोट दे दिया। तो इसलिए अमानतुल्लाह साहब आपको डरने की जरूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल कीजिए, उसके पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए, मुस्तहिकीन को पहुंचाइए, और जिस तरह से आपको, जो आपकी शनाख्त है, जो आपकी पहचान है, जैसे दिल्ली दंगे में आपने रात के 1 बजे 2 बजे तक एलजी हाउस में जाकर हंगामा किया, आप उससे पीछे नहीं हटिए, ये अमानतुल्लाह साहब से कहना है। और तब सभी मुस्लिम लीडरों से कहता हूं, चमचागिरी क्लोज बंद कीजिए। चमचागिरी से न आपका मसला हल होगा, न मिल्लत का मसला हल होगा। आप हक की बात कीजिए, आपका जो शेयर बनता है पॉलिटिकल, आप वो मांगिए, आप कहिए कि मेरा पॉलिटिकल शेयर चाहिए, और जो पार्टी आपको पॉलिटिकल शेयर नहीं देती है, आप उस पार्टी को बायकॉट कीजिए, मुत्तहिद होकर काम कीजिए। देखिए, सिखों ने पॉलिटिकल शेयर लिया, दिल्ली में भी लिया, पंजाब पूरा उनके हाथ में है। जितनी आबादी पंजाब में सिखों की है, उतनी ही आबादी जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर को जहन्नम बना दिया गया, और पंजाब में सिखों ने अपनी यूनिटी की बदौलत पूरे पंजाब को अपने कंट्रोल में रखा है। और जहां उनकी आबादी है, उत्तर प्रदेश में वो मंत्री हैं, दिल्ली में वो जो है राजनीति में अपना एक मकाम बनाए हुए हैं। लेकिन अफसोस है, मुस्लिम लीडरों में इस कदर आपस में मनमुटाव कि अगर अमानतुल्लाह साहब को हटा दिया गया तो दूसरे साहब खुश हो रहे होंगे कि मेरी बारी आ जाएगी, मैं बन जाऊंगा। यही वो कमजोरी है जो केजरीवाल ने हम लोगों की पकड़ी है। इसलिए इस कमजोरी से भी हमको दूर भागने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल योगेंद्र यादव जी के काम की सराहना करता हूं, और जो उनका नाम दिल्ली पुलिस ने दिया है,
मैं उसकी मजम्मत करता हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं। उनके साथ दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर यह कदम उठाया गया है। जरूर कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल जाल है, ताकि वो आदमी जैनून काम, सही आंदोलन, सही रहनुमाई ना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने इस पूरी बात पर अपना नजरिया रखा। योगेंद्र यादव जी का जिस तरह से नाम आया है इस मामले में, वैसे उनका भी इंटरव्यू आया था, आपने सुना होगा, और खैर उस मुद्दे पर हम फिर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम दर्शकों के लिए छोड़ के जाते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या योगेंद्र यादव को राजनीतिक के तहत इस केस में फंसाया जा रहा है? क्योंकि एनआरसी सीए का जिस तरह से वो मुख्य रूप से सामने आकर विरोध कर रहे थे और उन्होंने तमाम ऐसी जानकारियां दी, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां एनआरसी सीए के बारे में बताई थी जो किसी और ने नहीं समझाई। कहीं ना कहीं उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं केजरीवाल सरकार पर भी कि उसका कहीं ना कहीं इसके पीछे हाथ है, वो साइड करना चाहते हैं ताकि दिल्ली में कोई और नेता पैदा ना हो। अमानतुल्लाह खान पे आपने जो कहा उससे मैं मुसलमानों से भी सवाल करता हूं कि उनका क्या कहना है, दिल्ली वक्फ बोर्ड में उनकी क्यों वापसी कराई गई है। अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं और फिर से हाफिज गुलाम सरवर से किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।